हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या हालचाल, कैसे हैं सभी लोग? गुड इवनिंग एवरीवन। इन मगा इल्ला देल्ला होंटे। इज ऑडियो वीडियो क्लियर? इज ऑडियो वीडियो क्लियर बेटा? सब कुछ चकाचक? अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो कमेंट में वन लिख दो। वन एटा ভালো होवे। यस, गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मतलब ऑडियो ऑडियो वीडियो क्लियर बा, क्लियर बा, क्लियर बा। ओके, तो चलिए आज हमारा लेक्चर नंबर है कौन सा? जल्दी से बता दो। लेक्चर नंबर है 9, आधारित है स्थिर विद्युत के ऊपर। इसके ऊपर आधारित है बेटा, स्थिर विद्युत के ऊपर। हम कल विद्युत बल रेखाओं की चर्चा कर रहे थे, उस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। बस अच्छा, विद्युत बल रेखाओं के हमने गुण पढ़े थे बेटा। इसमें एक गुण और लिख लेना कि किसी चालक के अंदर स्थिर विद्युत साम्यावस्था। चलो पहले मैं स्थिर विद्युत साम्यावस्था बता देता हूं। स्थिर विद्युत साम्यावस्था, साम्यावस्था जिसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये क्या होता है जनाब? ये क्या होता है जनाब? तो आइए समझते हैं। पहले हम कर देते हैं कमेंट को टाटा बाय बाय। कर दें? कर दें मास्टर? ओके, चलिए चलिए। देखो, स्थिर विद्युत साम्यावस्था क्या होता है समझते हैं इसको। होमवर्क भी डिस्कस कर लेंगे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। स्थिर विद्युत साम्यावस्था क्या होती है कि देखो, हमने किसी वस्तु को आवेश दिया, आवेश दिया, तो जब तक आवेश सेटल ना हो जाए, आवेश सेटल ना हो जाए, मतलब वो रुक ना जाए, विराम में ना आ जाए, ठीक है, तब तक स्थिर विद्युत साम्यावस्था नहीं होगी। है ना? स्थिर विद्युत का मतलब हुआ आवेश रुका हुआ होना चाहिए। आप ऐसे समझो जैसे किसी भगोने में आप पानी भरे, भगोना है, जग से पानी डाले, तो शुरू में पानी हिलता रहता है, हिलता डुलता रहता है। फिर एक समय के बाद आप रखा छोड़ देते हो तो पानी बिल्कुल शांत हो जाता है, पानी ठहर जाता है, पानी ठहर जाता है ना? जैसे बचपन में अपन कुएं का पानी पीते थे, कुएं का पानी, है ना? तो कुएं का पानी अपन ने निकाला। अब कुएं के पानी में कई बार ना धूल मिट्टी के कण भी होते हैं, धूल मिट्टी के कण, ठीक है? तो अपन क्या करते हैं, उसको किसी भगोने में भर के रख देते हैं। कुछ समय के बाद होता है, जो भी धूल मिट्टी के कण है वो नीचे बैठ जाते हैं तली में। ऊपर क्या अवस्था है? पानी, पानी, ठहरा हुआ पानी। फिर उस पानी को अपन निकाल लेते थे। तो जब पानी सेटल हो जाए तो अपन उसको कह सकते हैं पानी साम्यावस्था में आ गया, पानी इक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक है? उसी से रिलेटेड चीज ऐसा है कि जैसे हम किसी वस्तु को आवेश देते हैं, है ना? ये चालक वस्तु है, चालक वस्तु। चालाक नहीं, चालाक नहीं, चालाक तो लोमड़ी होती है, वस्तु होती है चालक। थैंक यू दीदी। कोई चालक वस्तु है बेटा। इस प्रकार से अब इसको हमने, चालक ठोस वस्तु है भाई साहब। कैसी वस्तु है? चालक और ठोस वस्तु। इसको हमने आवेश दे दिया। अब ये चालक वस्तु है तो इसके अंदर आवेश चल सकता है, अगर चलना चाहे तो पहले ये बताओ, आवेश चलना चाहेगा कि नहीं चलना चाहेगा? तो आप कहेंगे समान प्रकार का आवेश है, सारा आवेश पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ये चलना चाहेगा, चलना चाहेगा। चाय पी लो बेटा, चाय पी लो। आवेश चलना चाहेगा, समान प्रकार का आवेश है, इसमें प्रतिकर्षण होगा, तो आवेश चलना स्टार्ट करेगा कहां? सतह की ओर, ठीक है? तो ये आवेश सतह की ओर भागना स्टार्ट करेगा, एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा। तो दूर कहां जाएगा बेटा? सतह की तरफ जाएगा। प्रतिकर्षण के कारण आवेश दूर भागेगा। तो अभी आपने इस वस्तु को आवेश दे तो दिया,
लेकिन अभी आवेश साम्यावस्था में नहीं है, अभी आवेश रुका नहीं है, तो ये आवेश दूर भागा, दूर भागा, और दूर भाग के कहां पहुंच जाएगा? ये आवेश दूर भाग के सतह पर पहुंच जाएगा। वाह आवेश वाह, तुमसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। तुम किसके तीर हो? अच्छा तुम यहाँ के तीर हो। तो ये आवेश बेटा दूर भागना चाहेगा, फिर भाग गया तू। आवेश तो भाग नहीं रहा, गोला ही भाग जा रहा है। ठीक है, आवेश दूर भाग के बेटा सतह पर जाएगा। और सतह पे जाके आवेश तुरंत ब्राह्म में नहीं आएगा, आवेश सतह पर तो पहुंच जाएगा, बट सतह पर भी नहीं, पगला टाइप इधर उधर भाग रहा होगा, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, ये मान लीजिए इधर को भाग रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये मान लीजिए इधर जा रहा है। सतह पर भी आवेश चल रहा होगा, सडनली ब्राह्म में नहीं आएगा, एकाएक ब्राह्म में नहीं आएगा, लेकिन कुछ समय बाद आवेश को जितना चलना होगा वो चल लेगा, और कुछ समय बाद क्या होगा, आवेश ब्राह्म में आ जाएगा, आवेश रुक जाएगा सतह पर जाकर। आवेश रेस्ट में आ जाएगा, रेस्ट मतलब विराम में आ जाएगा, आवेश विराम में आ जाएगा। ठीक है, तो जब सतह पर जाकर आवेश विराम में आ जाए तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत साम्यावस्था। ये अवस्था क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, है ना। इसका मतलब हो गया बेटा इक्विलिब्रियम साम्यावस्था, ई क्यू की पावर एम, है ना, इक्विलिब्रियम शॉर्ट में लिख देते हैं अपन, इसका मतलब होता है साम्यावस्था। तो ये स्थिर विद्युत साम्यावस्था कहलाती है। तो शुरुआत में हमने आवेश दिया चालक वस्तु को, आवेश पास पास था, आवेश समान प्रकार का है, तो उसमें प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा तो दूर भागेगा, दूर भाग के कहां चला जाएगा, भिंड पहुंच जाएगा क्या, नहीं भिंड नहीं जाएगा, रोड ही इतनी बड़ी नहीं है, तो ये सतह पर जा पाएगा दूर से दूर। और सतह पर पहुंचने के बाद एकाएक ब्राह्म में नहीं आता है, तुरंत ब्राह्म में नहीं आता, कुछ समय तक सतह पर घूमता है, फिर सतह पर घूमने के बाद कुछ समय बाद ये ब्राह्म में आ जाता है, सारा का सारा आवेश रुक गया, आवेश रुक गया तो ये स्थिर विद्युत हो गया। तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, इस अवस्था को स्थिर विद्युत साम्यावस्था। स्थिर विद्युत साम्यावस्था। अब स्थिर विद्युत साम्यावस्था के मुख्य गुण, स्थिर विद्युत साम्यावस्था, साम्यावस्था के कुछ गुण। स्थिर विद्युत साम्यावस्था में क्या क्या होता है, तो पहला पॉइंट हम कहेंगे कि संपूर्ण आवेश, संपूर्ण आवेश सतह पर, सतह पर चला जाता है, सतह पर पहुंचकर पहुंचकर विराम में आ जाता है, विराम में आ
जाता, संपूर्ण आवेश सतह पर पहुंचकर विराम में आ जाता है, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है। दूसरा पॉइंट, संपूर्ण आवेश सतह पर पहुंच गया तो चालक वस्तु के अंदर कोई आवेश नहीं रहेगा, चालक वस्तु के अंदर आवेश नहीं होगा, सब सारा आवेश कहां होगा बेटा, सतह पर। दूसरा पॉइंट कि चालक वस्तु के अंदर, चालक वस्तु के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ईएफ का मतलब हो गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, शून्य हो जाती है, शून्य हो जाती। इसको हम मैथमेटिक्स से भी सिद्ध करके बताएंगे, गॉस के नियम में। जब हम गॉस का नियम पढ़ रहे होंगे तब हम बेटा इसको मैथमेटिकली सिद्ध करके भी बताएंगे। ठीक है, कि अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है साम्यावस्था में, अंदर E इज इक्वल टू कितना होता है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं होती है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, बाहर होगी, बाहर होगी और सतह पर। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य हो जाती है, हम लिख देते हैं E इनसाइड, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, 0, है ना। इन पॉइंट्स को याद रखना है बेटा, ध्यान देते चलना है। तीसरा पॉइंट, अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य हो गई तो हम कहेंगे चालक वस्तु के अंदर, चालक वस्तु के बंदर नहीं, अंदर कोई विद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, कल पढ़ा था ना बेटा, ELOF, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट यह अवस्था न्यूनतम ऊर्जा, यह अवस्था वस्तु की न्यूनतम ऊर्जा अवस्था होती है, न्यूनतम ऊर्जा अवस्था होती है। यह ऊर्जा अवस्था वस्तु की न्यूनतम ऊर्जा अवस्था होती है। इस पॉइंट को समझो कि न्यूनतम ऊर्जा अवस्था कैसे। ठीक है, तो देखो पहले हमने यहां पर आवेश रखा, अब आवेश चलने लगा, तो आप ऐसे समझ लो आवेश के पास गतिज ऊर्जा है। ठीक है, फिर आवेश चल के कहां पहुंच गया, सतह पर, तो सतह पर भी आवेश अभी चल रहा है, ठीक है, आवेश चल रहा है तो गतिज ऊर्जा अभी भी इसके पास है, अभी भी गतिज ऊर्जा है। और अंततः हमने कहा आवेश विराम में आ गया, इसका मतलब ये आवेश जिसके पास गतिज ऊर्जा थी वो गतिज ऊर्जा नष्ट हो गई, आवेश विराम में आ गया तो गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, शून्य हो गई, है ना। आवेश विराम में आ जाएगा और फिर हम कहें कि काइनेटिक एनर्जी किसका, आवेश का, कितना हो गया, 0 हो गया। काइनेटिक एनर्जी यहां पर तो थी इसके पास, यहां पर काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन यहां पर काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, तो एनर्जी कम हो गई, और एनर्जी अगर कम हो गई है तो ये कौन सी ऊर्जा अवस्था हुई बेटा, कौन सी ऊर्जा अवस्था, न्यूनतम ऊर्जा अवस्था। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर काइनेटिक एनर्जी कहां गई, तो हम कहेंगे इन फॉर्म ऑफ हीट, ऊष्मा के रूप में उसकी हानि हो गई। ठीक है, आवेश चला, ठीक है, तो चलते चलते क्या हुआ, आवेश मान लो कि टक्कर किया, ठीक है, उसके कारण क्या हुआ बेटा, उसकी ऊर्जा की हानि हो गई, गतिज ऊर्जा खत्म हो गई, आवेश विराम में आ गया, गतिज ऊर्जा खत्म हो गई है तो ऊर्जा अवस्था कैसी हुई बेटा, न्यूनतम ऊर्जा अवस्था हुई बेटा ये। ठीक है, ऐसा। फिर
अगला पॉइंट विभव से संबंधित है। ऑल्दो हम विभव आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम यहां पर एक पॉइंट लिख देते हैं कि संपूर्ण वस्तु समान विभव पर होती है, विभव पर होती है। संपूर्ण वस्तु समान विभव पर होती है। संपूर्ण वस्तु कहां होती है बेटा? समान विभव पर होती है। तथा वस्तु की सतह वस्तु की सतह सम विभव पृष्ठ होती है। क्या होती है बेटा? समविभव पृष्ठ होती है। ठीक है, विभव के बारे में हम चर्चा वैसे आगे करेंगे, अभी अपन ने विभव पढ़ा नहीं है, लेकिन स्थिर विद्युत साम्यावस्था से संबंधित एक गुण है, इसलिए मैंने कह दिया कि संपूर्ण वस्तु समान विभव पर होती है। देखो बेटा, जो धन आवेश है ना, धन आवेश के चलने की प्रवृत्ति उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है ना। जैसे कोई द्रव्यमान है, द्रव्यमान की चलने की प्रवृत्ति कहाँ होती है? ऊंचाई से नीचाई की ओर। अगर हम वस्तु को, कोई भी वस्तु है उसको छोड़ें तो वो ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, ऊपर से नीचे की तरफ। कोई भी वस्तु अपन छोड़ें गुरुत्व के अधीन। ऐसे ही बेटा अगर हम आवेश को छोड़ देंगे तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। धन आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। अब हम कहें कि आवेश रुक गया, आवेश चल नहीं रहा है, आवेश रुका हुआ है, तो इसका मतलब है कि न तो कहीं उच्च विभव है न निम्न विभव है, न तो उच्च विभव है न निम्न विभव है। इसका मतलब विभवांतर शून्य है, विभव का अंतर शून्य है, वस्तु समान विभव पर है। वस्तु किस विभव पर है बेटा? समान विभव पर है। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं सारी चीजें। ठीक है, स्थिर विद्युत साम्यावस्था की बात हो रही है। हमने किसी चालक वस्तु को आवेश दिया तो यह आवेश अपनी जगह पर रखा नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? समान प्रकार का आवेश है, इनमें प्रतिकर्षण होगा तो एक दूसरे से दूर भागेगा। दूर भाग के कहां जाएगा? सतह की ओर। सतह पर जाकर एकाएक के विराम में नहीं आता है, सतह पर कुछ देर तक चलता रहता है। अंततः जब साम्यावस्था आ जाती है तो आवेश रुक जाता है, आवेश की गतिज ऊर्जा खत्म हो जाती है। गतिज ऊर्जा खत्म हो गई तो हम कहते हैं ये न्यूनतम ऊर्जा अवस्था है। न्यूनतम ऊर्जा अवस्था है। ये प्रारंभिक अवस्था थी, ये कोई बीच की अवस्था हमने बनाई हुई है, माध्यावस्था, बीच की अवस्था बनाई हुई है, जिसे आप कहते हैं ना इंटरमीडिएट स्टेट, माध्यावस्था। अब इसके गुण क्या? तो पहला गुण, संपूर्ण आवेश सतह पर पहुंचकर विराम में आ जाता है। बिल्कुल सही, इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है सर, इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है मास्टर। मैंने कहा थैंक यू बेटा, थैंक यू। दूसरा पॉइंट, वस्तु के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य हो जाती है। इसका कारण क्या है? वस्तु के अंदर आवेश है ही नहीं, आवेश बाहर है, अंदर कोई आवेश नहीं रहता है वस्तु के। और किसी चालक वस्तु के अंदर आवेश नहीं है, यह हम कहें किसी भी वस्तु के अंदर आवेश नहीं है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र बेटा शून्य होता है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट, चालक वस्तु के अंदर कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य है बेटा तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी नहीं होगी, विद्युत बल रेखा भी नहीं होगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र ही नहीं है, ई जीरो है तो विद्युत बल रेखाएं भी नहीं होंगी। यह वस्तु न्यूनतम ऊर्जा अवस्था होती है। मैंने बताया आवेश पहले चल रहा था, फिर आवेश विराम में आया, गतिज ऊर्जा खत्म तो ऊर्जा कम हो गई। गतिज ऊर्जा कहां गई? ऊष्मा के रूप में हानि हो गई उसकी। ठीक है, तो सर ये वाला पॉइंट भी क्लियर है। अब बेटा ये चौथा पॉइंट विभव से संबंधित है। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर है, विभव का अंतर है, और हम आवेश रख दें तो आवेश चलेगा, आवेश चलेगा।
आवेश विभवांतर के कारण ही चलता है। ये हम कहें विभवांतर होगा तो आवेश चलेगा, तो यहां पर हम कह रहे हैं कि आवेश रुक गया है, इसका मतलब विभवांतर नहीं है। विभवांतर नहीं है, विभवांतर नहीं है मतलब विभव का अंतर नहीं है। विभव का अंतर शून्य है, इसका मतलब सभी बिंदु समान विभव पर हैं। सभी बिंदु का कैसे हैं बेटा? समान विभव पर। ठीक है, तो संपूर्ण वस्तु समान विभव पर होती है तथा वस्तु की सतह समविभव पृष्ठ। अब जिस पृष्ठ पर विभव समान है, जिस पृष्ठ पर समान विभव होता है, उस पृष्ठ को हम कहते हैं समविभव पृष्ठ। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। तो क्या ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हैं? माय डियर फ्रेंड्स, मेरे खुद के प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या ये बात क्लियर है आपको? जल्दी बताइए। थम्स अप थम्स डाउन हो जाए। सर आप चेंज हो गए हो। क्यों बेटा, मैं कहाँ चेंज हो गया? चेंज तो संजय बांगड़ का लड़का हुआ है। संजय बांगड़ हमारे क्रिकेटर थे, उनका लड़का चेंज हुआ है, मैं थोड़ा ना चेंज हुआ हूँ पगले साहब। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश, ऐसे ही पढ़ते चलो। अब देखो, एक आईआईटी में सवाल पूछा था विद्युत बल रेखाओं के ऊपर। सवाल ऐसा था कि आपको एक गोला दिया हुआ था, गोला, और स्थिर विद्युत साम्यावस्था की चर्चा की गई थी। एक गोला है और यहां पर विद्युत बल रेखाएं बनाई हुई थी। हम्म हम्म दूसरी विद्युत बल रेखा। हम्म हम्म हम्म। जिंदगी की न टूटे लड़ी, सवाल सॉल्व कर लो घड़ी दो घड़ी। मितबा, सवाल सॉल्व कर लो घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की, जिंदगी की न टूटे लड़ी, सवाल सॉल्व कर लो घड़ी दो घड़ी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, एक चालक वस्तु है, चालक गोला। आपसे पूछा गया था कि इसमें से कौन सी बल रेखा संभव नहीं है, इसमें से कौन सी बल रेखा संभव नहीं है। तो दो चीजें, ये चालक वस्तु है तो इसके अंदर तो विद्युत क्षेत्र हो ही नहीं सकता, मतलब विद्युत बल रेखा हो नहीं सकती है। इसके अंदर बेटा विद्युत बल रेखा नहीं हो सकती है, समझे? तो पहले दो ऑप्शंस तो महागलत हैं, गलत नहीं, तुम महागलत हो। ये क्यों गलत है? क्योंकि चालक वस्तु के अंदर, चालक वस्तु के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं हो सकती, नहीं हो सकती हैं। चौथा वाला भी गलत है। सर चौथा वाला क्यों गलत है? ये क्यों गलत है? ये तो चालक वस्तु के अंदर नहीं है, चालक वस्तु के अंदर नहीं। तो हमने कहा यस, चालक वस्तु के अंदर नहीं है, तो ये बात सही है। लेकिन ये सतह जो होगी, ये वाली सतह, ये एक समविभव पृष्ठ होनी चाहिए। ये क्या होगी बेटा? एक समविभव पृष्ठ।
इसकी जो पूरा गोला ही समविभव पर होगा, ये समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, ठीक है। तो समविभव पृष्ठ होती है और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं, समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं, लंबवत होती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। सर ये किसने बताया आपको? आप झूठ कह रहे हो, झूठ कह रहे हो। मैं लोग कसम से झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सही कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती है बेटा, वो समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। ये हमने विद्युत बल रेखाओं के गुण में पढ़ा था। सर झूठ बोल रहे हो, नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ाया था आपने, झूठ बोलते रहते हो, झूठ बोल। हमने कहा देखो हमारे पास प्रूफ है, प्रूफ। कल के नोट्स मैंने मिटाए नहीं है, मैंने लिखवाया था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं, और मैंने भी बोला था कि जब हम विभव पढ़ाएंगे तब हम इसको एक्सप्लेन करेगा, तब हम इसको एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ के लंबवत होनी चाहिए। अब आप देखो, क्या ये वाली विद्युत बल रेखा समविभव पृष्ठ के लंबवत है? क्या ये वाली विद्युत बल रेखा समविभव पृष्ठ के लंबवत है? नहीं है लंबवत। ये अधिक कोण है और ये न्यून कोण है। इधर से अधिक कोण बन दिया है और यहां से न्यून कोण बन रहा है, ये लंबवत नहीं है। इसको देखो, ये न्यून कोण लग रही है, ये अधिक कोण है, तो ये वाला गलत हो गया। तीसरी वाली बल रेखा को देखो, क्या ये एकदम सुंदर सुशील बल रेखा है जो सभी नियमों का पालन करती है? तो आप कहेंगे यस यस, तीसरी वाली विद्युत बल रेखा इज अ वेरी सुंदर सुशील बल रेखा। इट इज नॉट वायलेटिंग एनी रूल, सारे रूल्स को फॉलो कर रही है। चालक वस्तु के अंदर है? नहीं है, नहीं है। समविभव पृष्ठ के लंबवत है? लंबवत है। कई बार बेटा ना ऐसे आपको देखना होता है, ऐसे हो सकता है 90 डिग्री का कोण ना बनाए एग्जाम में, एग्जाम में 90 डिग्री का कोण बना के ना दें, तो भी आपको देखना होता है कि कौन सी विद्युत बल रेखा समविभव पृष्ठ के लंबवत है। तो ये समविभव पृष्ठ के लंबवत है और चालक वस्तु के अंदर नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ANS। चलिए, तो मुझे उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर होगी। अब देखो अपन बात करेंगे बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। बिंदु आवेश के द्वारा बेटा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। शुरू करें? साथ दोगे मेरा? नहीं दोगे? प्लीज साथ देना। आओ। अब देखो बेटा, मैं अलग अलग जो आवेश वितरण हो सकता है, देखो बी क्लियर, बी क्लियर। अब हम विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, किसके कारण? तो अलग अलग प्रकार के आवेशों के कारण, अलग अलग प्रकार के आवेश वितरण के कारण। अलग अलग प्रकार का आवेश वितरण कैसा हो सकता है, समझना, ध्यान देना, ध्यान दे दोस्तों, ध्यान देना। तो हमने कहा एक बिंदु आवेश, ठीक है मास्टर। फिर ऐसा हो सकता है एक से ज्यादा बिंदु आवेश हो, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक बिंदु आवेश के कारण हमें फील्ड निकालना आता है, तो एक से ज्यादा भी बिंदु आवेश होंगे तो हम हर एक बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र निकालेंगे और फिर उनको जोड़ देंगे सदिश की तरह, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है बेटा? रेखीय आवेश हो सकता है कि रेखीय आवेश, ऐसा रेखीय आवेश हो सकता है बेटा। तीसरा कि एक रेखा के अंदर हम फैला दें किसको? आवेश को। चौथा क्या हो सकता है? मैं इसी में रेखीय आवेश दो प्रकार के हो सकते हैं, एक निश्चित लंबाई का और एक रेखीय आवेश बहुत लंबा, बहुत लंबा, अनंत लंबाई का रेखीय आवेश, अनंत लंबाई का रेखीय आवेश हो सकता है। फिर अगला चीज क्या आ जाएगा कि हम रेखीय आवेश को मोड़ दें, रेखीय आवेश को मोड़ दें, तो रेखीय आवेश को मोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? एक चाप बन जाएगा, चाप वाला आवेश,
ठीक है। फिर क्या हो सकता है, अगर हम मोड़ के ज्वाइन कर दें तो ये वलय बन जाएगी, वलय। तो वलय के कारण विद्युत क्षेत्र, वलय के कारण विद्युत क्षेत्र। फिर वलय के बाद हम आवेश दे देंगे गोले को, गोले को। तो गोला दो प्रकार का, ठोस गोला खोखला गोला, ठोस गोला खोखला गोला, दो प्रकार का हो गया गोला। फिर एक है ना चालक गोला, कुचालक गोला। जैसे चालक गोला होगा तो आवेश उसके अंदर नहीं होगा, कुचालक गोला होगा तो आवेश उसके अंदर रहेगा, है ना। कुचालक गोले को अगर हम आवेश दें, मैंने आपको बताया था, चलो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक चालक गोला होगा, एक कुचालक गोला होगा। ठीक है, तो गोला गोला हो गया है, गोला गोला खेलेंगे। गोला गोला खेलने के बाद हम क्या खेल सकते हैं, गोला गोला खेलने के बाद हम एक शीट को, एक चादर को आवेश दे दें, है ना। शीट समझते हैं, जैसे आपका कॉपी का एक पन्ना, कॉपी का एक पन्ना शीट होती है, तो शीट के कारण हम आवेश पढ़ सकते हैं। सर और क्या हो सकता है, और किसके कारण पढ़ना पड़ सकता है, तो हम कहेंगे अच्छा और बताएं, और किसके कारण। और बेटा प्लेट हो सकती है। अब सीट और प्लेट में क्या डिफरेंस है, तो सीट समझ लो कॉपी का एक पन्ना, आपकी किताब, किताब इतनी मोटी है, किताब का एक पन्ना क्या हो गया बेटा, सीट। ठीक है, और पूरी किताब एक प्लेट हो गई, है ना, जिसमें चौड़ाई भी होती, पूरी प्लेट को अपन क्या कहते हैं, पूरी किताब को अपन क्या मान सकते हैं, एक प्लेट मान सकते हैं। ठीक है, जिसकी चौड़ाई भी हो। जैसे आपको कहते हैं ना सर कि बेड शीट, बेड शीट, तो गद्दे को बेड शीट बोलते हैं क्या, गद्दे के ऊपर जो बिछाते हैं उसको बेड शीट बोलते हैं। और सीट इसलिए क्योंकि उसकी चौड़ाई नगण्य होती है, बिल्कुल पतली होती है वो। ठीक है, जबकि गद्दा है उसको आप एक प्लेट मान सकते हैं। तो इन प्रकार की, इस प्रकार के आवेश के कारण हमें विद्युत क्षेत्र भी पढ़ना होगा, विद्युत विभव भी पढ़ना होगा। हम दोनों साथ साथ पढ़ेंगे, हम दोनों साथ साथ पढ़ेंगे, बस आप हमारा साथ देना। आप क्या करना, हमारा साथ देना, हम आपका साथ देगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले बिंदु आवेश, एक से अधिक बिंदु आवेश, निश्चित लंबाई का रेखीय आवेश, अनंत लंबाई का रेखीय आवेश, रेखीय आवेश को मोड़ दिया तो चाप हो गया, चाप के बाद बलय, बलय के बाद गोला, गोला के बाद सीट, सीट के बाद प्लेट। यही पढ़ना है। आओ, जिंदगी की न टूटे लड़ी। आओ विद्युत क्षेत्र पढ़ लेते हैं बेटा, घड़ी दो घड़ी। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास एक आवेश है बेटा, आवेश का नाम है कैपिटल क्यू। एक आवेश है जिसका मान कितना है भैया, कैपिटल क्यू है। इस आवेश के कारण हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। कहां पर निकालना है, तो हमने कहा यहां पर निकाल लो, बिंदु पी। तो बिंदु पी कहां पर है, हमने कहा आवेश से किसी दूरी छुटका आर पर, छुटका आर मतलब स्मॉल आर पर, स्मॉल आर पर। तो सबसे पहले तो हम विद्युत क्षेत्र की दिशा बनाएंगे। तो आप कहो कि नहीं नहीं सर नहीं, आप परेशान मत हो, आप परेशान मत हो, कितना परेशान होगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा हम जानते हैं। हमने कहा कहाँ होती है, आप कहेंगे धन आवेश से दूर, और ऋण आवेश है तो ऋण आवेश की तरफ। हम कहेंगे थैंक यू, थैंक यू बेटा। कल बताया था बेटा, विद्युत क्षेत्र धन आवेश से दूर होता है किसी भी बिंदु पर, और ऋण आवेश के तरफ होता है। तो बेटा ये वाला धन आवेश है, हम इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र धन आवेश से दूर की ओर होगा, दूर की ओर। अब विद्युत क्षेत्र होता कितना है, विद्युत क्षेत्र होता कितना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक टेस्ट चार्ज ला के रखेंगे। क्या ला के रखेंगे, एक छोटा सा चार्ज, जिसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज, है ना। इसका नाम क्या है, टेस्ट चार्ज। और ये टेस्ट चार्ज कैसा होता है, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल होता है। सर वेरी वेरी स्मॉल क्यों होता है, वेरी वेरी स्मॉल क्यों होता है, वेरी वेरी स्मॉल क्यों लेते हैं टेस्ट चार्ज को, तो सुन लो।
टेस्ट चार्ज बेटा स्मॉल इसलिए लिया जाता है, देखो हम फील्ड किसकी कैलकुलेट कर रहे हैं, ओरिजिनल चार्ज, या इसको सोर्स चार्ज भी कह देते हैं। हम इसकी फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं कैपिटल क्यू की, ठीक है। अब कैपिटल क्यू की फील्ड ज्ञात करने के लिए हम एक टेस्ट चार्ज लाए। अब टेस्ट चार्ज मान लीजिए हम इससे भी बड़ा ले आए, टेस्ट चार्ज, तो बेटा ये टेस्ट चार्ज इसकी फील्ड को प्रभावित कर देगा कि नहीं कर देगा। अगर हम टेस्ट चार्ज इससे बड़ा ले आए, तो बेटा इसका प्रभाव तो कम होगा, इसका प्रभाव ज्यादा होगा। जबकि हमें फील्ड किसकी ज्ञात करनी है, इसकी इसकी। तो क्या होना चाहिए बेटा, ये जो टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं, हमें लेके आना तो पड़ेगा ही, फील्ड ज्ञात करना है, लेकिन ये टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए, बहुत छोटा, ताकि ये ओरिजिनल फील्ड की फील्ड को प्रभावित ना कर सके, ओरिजिनल आवेश के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना कर सके, इसलिए होना चाहिए छोटा। अब जैसे हम कहें कि हम बल्ब लेके आए, बल्ब, ठीक है, अब हम टेस्ट कर रहे हैं कि जलता है कि नहीं जलता है, कितनी रोशनी देता है। अब बल्ब को हम जला रहे हैं सूरज के पास लेके गए, बल्ब को जलाया, बल्ब की रोशनी दिखाई नहीं देगी भैया, ठीक है। तो आपको अगर बल्ब टेस्ट करना है तो अंधेरे में करो, हाँ अंधेरे में। तो हमें इसकी फील्ड निकालना है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम चार्ज लेके आए ये बहुत छोटा होना चाहिए, ताकि ये इसकी फील्ड को प्रभावित ना कर सके, सिंपल सी बात है, और बड़ी छोटी सी बात है, ठीक है। क्योंकि अगर ये चार्ज बड़ा हुआ है ना, आप देख लो कि हम इस रीजन में बात करें मान लीजिए, तो यहाँ पर फील्ड हो गई किसकी, कैपिटल क्यू चार्ज की, और ये स्मॉल क्यू चार्ज है, स्मॉल क्यू चार्ज की फील्ड इधर हो गई दूर। अब अगर स्मॉल क्यू चार्ज बड़ा हुआ, ज्यादा हुआ, तो भैया अगर ये फील्ड ज्यादा बड़ा हुआ, मतलब ये चार्ज ज्यादा बड़ा हुआ, तो इसकी फील्ड हम ढंग से नाप भी नहीं पाएंगे, इसकी फील्ड डोमिनेट कर जाएगी, इसलिए टेस्ट चार्ज हम कैसा लेते हैं, बहुत छोटा लेते हैं, है ना। बस इतना ही याद रखना इसमें, और कुछ नहीं है। अब ई की परिभाषा यूज कर लो। सर ई की क्या परिभाषा थी, हम तो भूल गए। तो E इज इक्वल टू अपन लिखते थे बेटा F अपॉन क्यू। F क्या होता था, इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल। तो दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल हमें एक अंकल ने बताया था। किसने बताया था, एक अंकल ने। उन अंकल का नाम था कूलाम। क्या था, कूलाम। तो कूलाम अंकल ने हमें बल क्या बताया था, इन दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल के आवेशों का गुणनफल बटे बीच की दूरी का वर्ग, आवेशों का गुणनफल बटे बीच की दूरी का वर्ग। ये बल हमें बताया था किसने, कूलाम अंकल ने। तो ये हमने F का मान रख दिया, किसका मान रख दिया भाई साहब, F का मान रख दिया, अपॉन स्मॉल क्यू था, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू का काटा कूटा मच गया, तो अंततः देखो बेटा हमें E इज इक्वल टू कितना मिल गया, E बराबर मिल गया के क्यू, बड़ा आसान होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के आप जानते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट, या इसका मान कितना होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। क्यू, कैपिटल क्यू क्या है, वो आवेश जिसका विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं। आर क्या है, आर है बेटा आवेश से उस बिंदु की दूरी, आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां पर हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं। तो बस ये अपना रिजल्ट हो गया। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू के की जगह क्या लिख लोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, के का मान रख दिया। तो इतना आसान है ये, इतना आसान होता है, इससे आसान इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कुछ होता नहीं है, कुछ होता ही नहीं है बेटा इससे आसान। सच कह रहा हूं, सच सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल न किसी से लगाना, झूठे झूठे हैं प्यार के वादे सारे, झूठी हैं प्यार की कसमें, हर लम्हा जिसे चाहा, जिसे पूजा
उसने यारो मेरा दिल तोड़ा तोड़ा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भाई साहब, एग्जाम्पल के बिना जीवन अधूरा है भैया, एग्जाम्पल के बिना क्या अधूरा सा है जीवन। तो हमने एक यहाँ पर आवेश ले लिया, कितना ले लिया 4q, 4q पॉजिटिव है भाई साहब, इधर तक पॉजिटिव 4q। ए वाली दूरी कितनी है, ए दूरी कितनी है, ए है भाई साहब, ठीक है। यहां पर हमने आवेश लिया इस पॉइंट पर माइनस का 6q, माइनस का 6q, और ये दूरी कितनी है 2a, ये दूरी कितनी है 2a। अभी हमने एक बिंदु आवेश के लिए खेला, अब दो बिंदु आवेश ले लेते हैं, दो बिंदु आवेश ले लेते हैं। और आपको कहा जाता है, आपको कहा जाता है कि इस पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए कहां पर, बिंदु ओ पर, बिंदु ओ पर। तो तरीका समझो, तरीका सुनो। सबसे पहले तो अब दिशा बनाओ, बिंदु ओ पर जो अपने पास दो आवेश हैं इनके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बनाओ, ठीक है। ये नेगेटिव आवेश था, इस पॉइंट को हमने बोल दिया बी और इस पॉइंट का नाम दे दिया ए। दिशा बनाना बड़ा आसान, पॉजिटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र होता है दूर, नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो सबसे पहले हम दिशा बना रहे हैं, ध्यान से देखना। तो दिशा ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इस बिंदु पर हमको बनानी है दिशा। तो कहां होगी भैया, बिंदु से दूर, कहां होगी, बिंदु से दूर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इससे दूर बना ली कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट ए के कारण नहीं भैया, ये पॉइंट बी के कारण है। अब ए के कारण देखो, तो ए पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र होता है नेगेटिव चार्ज की तरह। हमने दिशा बना ली, हमने दिशा बना ली, बधाई हो बेटा, आप सभी को बधाई हो, दिशा बना चुके हैं अपन, दिशा बना चुके हैं। अब देखो, अब हमें इनको जोड़ना है, ये सदिश राशि होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी राशि होती है, सदिश राशि। तो दोस्तों हम ई नेट लिखेगा, तो देखो सदिशों का परिणामी क्या होता है। तो मेरे गांव में मुझे एक बार पढ़ाया था, मेरे गांव में मुझे एक बार पढ़ाया गया था कि परिणामी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। यस बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें यहाँ पर परिणामी क्या निकालना है, ई नेट। तो ई नेट कितना हो जाएगा, अंडर द रूट ई किसके का, पॉइंट ए के कारण, ई किसका, पॉइंट बी के कारण। यहाँ दो सदिश है ना, एक ई ए और एक ई बी, ई ए ई बी प्लस 2 ई बी कॉस 90। ध्यान से देखना भैया, कॉस 90 प्लीज, ध्यान हटा, दुर्घटना घटा, ठीक है। कॉस 90 का मान मेरे गांव में होता है 0। तो अब वैसे आगे भी याद रखना बेटा, बार बार ये नहीं लिखेंगे है ना, टाइम भी बचाना होता ना एग्जाम में। तो जैसा प्रैक्टिस आप क्लास में करोगे वैसी आदत आपकी बन जाएगी। हमको पता है कि अगर दो सदस्यों के बीच कोण 90 डिग्री है तो ये वाला पद 0 हो जाएगा हमेशा। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये बचा क्या, अंडर द रूट ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर, ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर। ये ई नेट आ गया, ई नेट आ गया, बस खत्म, जश्न मनाओ, आंसर आ गया, चलो घर चलें, घर चलें, घर चलें, आंसर आ गया। चलो अभी नहीं चलो घर, अभी नहीं चलो। ई ए और ई बी के मान कौन बताएगा, ई ए ई बी के मान कौन बताएगा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गया था भाई साहब। तो देखो ई ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज का कितना होता है, देखो आंख बंद करके लिख रहा हूं मैं, आंख बंद करके, इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज का। तो ई बराबर के फिर आवेश, जिस आवेश का भी फील्ड लिख रहे हैं, आवेश बटे दूरी का वर्ग। दूरी किस किस के बीच की, दूरी किस किस के बीच की, तो दूरी आवेश तथा उस बिंदु के बीच की दूरी जहां पर हम विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। क्लियर है बात, चलिए लिखा रहने दो, हम फिर मिटा देगा। तो ई ए, तो आवेश कितना है
तो पहले लिखो के आवेश कितना है -6q। हम कहेंगे नहीं भाई माइनस नहीं लगाना, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और मैंने बताया था कि हम सदिश राशि ज्ञात करेंगे ना तो आवेश का चिन्ह नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ परिमाण। फिर से बोल रहा हूँ, चिन्ह नहीं सिर्फ परिमाण। सर चिन्ह क्यों छोड़ देंगे, चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? हमने कहा पड़ता है, चिन्ह से फर्क पड़ता है, लेकिन वो फर्क हम पहले ही कंसीडर कर चुके हैं। चिन्ह से दिशा का फर्क पड़ता है, दिशा का। अगर ये वाला आवेश धन का होता तो विद्युत क्षेत्र इधर होता, आवेश से दूर। आवेश चूंकि ऋण का है इसलिए विद्युत क्षेत्र कहां है, आवेश के तरफ। तो धन, आवेश का धन का होना या ऋण का होना किस चीज पर इफेक्ट डालता है, दिशा पर। अगर ये पॉजिटिव होता तो दिशा इधर होती, ऋण का है तो दिशा इधर है। समझ गए? तो यहां पर हम कभी भी ये पागलपंती नहीं करेंगे, आज कसम खाते हैं कि हम कभी ये पागलपंती नहीं करेंगे कि आवेश चिन्ह के साथ रखें। आवेश का सिर्फ क्या लेना है, परिमाण बटे बीच की दूरी कितनी है 2a, तो 2a का वर्ग। ओके, अब हम बात करते हैं ईबी का। ईबी लिखना मुझे नहीं आ रहा है। तो देखो अपन ने कहा था अपन मिलजुल के पढ़ेंगे, जो चीज मुझे आती है वो मैं आपको बता दूंगा, जो आपको आएगी वो आप मुझे बता देना। ए मुझे आता था, मैंने लिख दिया। ईबी मुझे नहीं आता, अब आप बताओ। ईबी मुझे नहीं आता, मैं घर से याद करके तो आया था, भूल गया रास्ते में। बेटा प्लस भी नहीं लगाना है ना, कुछ बच्चे हैं प्लस लगा रहे हैं, नहीं लगाना है, सिर्फ 6q लिखो। अरे थैंक यू सो मच, लव यू बच्चों। मैं तो घबरा गया था, लोग घर से याद करके आया, मैं भूल गया। अब बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा बच्चों को? बच्चे क्या कहेंगे, लो मास्टर खुद ही भूल जाता है, मास्टर को खुद ही नहीं आता है, मास्टर पगलेट है, ऐसा कहेंगे बच्चों। लेकिन आपने मुझे बचा लिया, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। अब बस ईए और ईबी के मान रख देंगे, आंसर मिल जाएगा। ईए और ईबी के मान रख देंगे तो आंसर मिल जाएगा, खत्म बात। ऐड कर देंगे इनको, कर लोगे भैया ऐड? ईए ईबी के मान यहां रख दो, खत्म बात। अच्छा चलिए, इसको थोड़ा जब कैलकुलेशन भी है ना, इसको आसान कर देते हैं। तो आप क्या करो, माना है ना, देखो कैलकुलेशन कैसे आसान करेंगे। माना कि ई बराबर हम कह देते हैं के क्यू अपॉन ए स्क्वायर को मैंने मान लिया ई मान लिया, तो ई ए बराबर कितना होगा, समझना कैलकुलेशन आसान करने के लिए। ई ए किसके बराबर हो जाएगा, तो 2 का वर्ग कितना हुआ 4, 1 कटा 3, 3/2। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3/2e। इसको देखो, इसका वर्ग करेंगे तो 4 होगा, 4 से 6 गया तो ऊपर कितना बचा 3, नीचे कितना बचा 2 ए स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ईबी को क्या लिख सकता हूं, ये तो 4 टाइम्स के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो इसको 4e लिख लूं, अगर आप बुरा ना मानो तो। ईबी मिसप्रिंट, ईबी कहां मिसप्रिंट है, बरखुरदार, बी नीचे है, ए इधर है, ठीक है। अब यहां पर मान रख दो तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है इससे, और कुछ नहीं है। वैसे आप सीधे मान रख सकते हो, सीधे भी मान रख सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन आसान करना है तो ई, इसको मैंने मान लिया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर को ई, तो ये कितना आया 3/2 ई का होल स्क्वायर, ई और ई बी कितना 4 ई स्क्वायर, 4 ई का होल स्क्वायर। तो ई नेट कितना आ गया मेरे दोस्तों, ई आ गया 9/4 ई स्क्वायर प्लस 16 ई स्क्वायर। 16 ई स्क्वायर बेटा बाहर आ जाएगा इसमें से,
तो ई नेट इज इक्वल टू, किसी भी तरीके से आप इसको ऐड कर लो, आप चाहो तो इसको ऐसे ही डायरेक्ट ऐड कर दो। तो 9 और 16 चौको 64, 9 और 64 कितना हुआ, 9 और 64 हुआ 73, ई स्क्वायर अपॉन 4, ई स्क्वायर अपॉन 4। तो बेसिकली आ गया √73, ई स्क्वायर में से बाहर ई आ जाएगा और 4 में से बाहर 2 आ जाएगा। तो अंततः आंसर आ गया √73/2 इंटू ई का मान कितना माना था, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, तो ई का मान रख दो। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। सर ई क्यों आया, और बेटा ई कैलकुलेशन करने के लिए हमने मान लिया, आया नहीं, मान लिया, जिससे अपना कैलकुलेशन आसानी से हो जाए, जिससे कैलकुलेशन क्या हो जाए बेटा, आसानी से, बस और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है भाई। अब कुछ दिमाग भी तो लगाना होता है। फिजिक्स तो बेटा यहाँ खत्म हो गई, ई ए लिख लिया, ई बी लिख लिया, ठीक है, दिशा बना ली, फिजिक्स खत्म। अब सदिश कैसे जोड़ते हैं, जोड़ दिया। अब कैलकुलेशन में अपन नहीं बोलते कोई चीज बहुत सारी होती तो हम उसको, अब देखो इनफैक्ट ये अपन लिखते हैं ना 1/4πε0, है ना, तो हर केस में ये लिखो, तो अपन इसको के क्यों मान लेते हैं, बस सुविधा के लिए कि बार बार इतना ना लिखना पड़े। कौन बार बार इतना लिखेगा, पेन खर्च नहीं होगा क्या, पेन खर्च नहीं होगा क्या, ऐसा कोई कंफ्यूजन में, कैलकुलेशन में कुछ प्लस माइनस किया, ई ए कितना हो जाएगा, के ए कितना है 6, ई ए ही है 6 है, दूरी 2a है, 2a का वर्ग 4a स्क्वायर, 2 से 2 3/2, सही है, 3/2 ई हो जाएगा। के ए आवेश 4q है, दूरी a है, बिल्कुल सही है। तो ये 3e है और ये कितना है 4e है, 4e है। तो इसका वर्ग 4, इसका वर्ग 4 का वर्ग 16, 16 चौको 64 और 9 73, 73/4 ये आ गया। कहाँ रॉन्ग दिख रहा है तुमको गधों, गधों, नहीं, तुमको गधा बोलना गलत बात है। आजकल गधे समझदार हो गए हैं। मैंने एक रील देखी थी, मैंने एक रील देखी थी, तुम अगले, अच्छा ऐसे ही मजे लेने के लिए करते रहते हो ना, कि हम बोलेंगे मास्टर, मास्टर मिसप्रिंट हो गया, मिसप्रिंट हो गया, तो मास्टर उसी में उलझा रहेगा, मास्टर उसी में उलझा रहेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, आपको ज्यादा नहीं पढ़ा पाएगा, और इससे आपका फायदा हो जाएगा, आपका फायदा हो जाएगा भैया, ऐसा। चलिए, और कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन एरर हो तो उसको देख लेना, हम इतना ध्यान नहीं देते, कैलकुलेशन करना आपका काम होता है। आओ अगला सवाल, दो बिंदु आवेश +q -q परस्पर r दूरी पर रखें तो उनको मिलाने वाली रेखा के ठीक मध्य बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ठीक मध्य बिंदु पर, जिन हाँ, दो आवेशा, दो आवेशा, एक आवेशा पॉजिटिव है, दूसरा आवेश नेगेटिव है, -q, इसको हमने कहा पॉइंट ए, इसको कहा पॉइंट बी, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी r। कदलों निकला साना बैठ कंटीन, पक पक चीनी पींद सी चाहनी बनौन सलाह। अब देखो मध्य बिंदु, हमें फील्ड कहाँ ज्ञात करना है बेटा, मध्य बिंदु पर। ये देखो मेरा परम मित्र, नाम क्या है, अंशुका, लिख रहे हैं कि सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं उसके बाद। बेटा इसका मतलब क्या निकालूं, आप हमसे पूछ रहे हैं कि सर आप अच्छा पढ़ाते हैं,
तो हमसे पूछोगे ना तो हम बेटा अच्छा नहीं पढ़ाते, हम पगलेट हैं, पगलेट। और अगर आप बता रहे हो कि सर आप अच्छा पढ़ा रहे हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है, पहली बात तो आपको अच्छा तभी लगेगा अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो बेटा उसमें फिर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं भाई। आओ, चलिए, तो सबसे पहला काम अपना दिशा बताना। अब देखो ना, एक दो बच्चे ना कमेंट में उल्टे सीधे शब्द लिख लेते हैं जो ऑटोमेटिकली बैन है। जैसे ही आप कुछ उल्टे सीधे शब्द लिखोगे आप ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाओगे। फिर इंस्टाग्राम पे ना मेरा दिमाग खा जाते हो कि सर अनब्लॉक करा दो, सर मैं ऐसे लिख रहा था, सर अनब्लॉक करा दो, सर ऐसा कर रहा था अनब्लॉक करा दो। भाई तुम्हें लिखना क्यों है ऐसे शब्द? चलो चलो, देखो पहला स्टेप क्या है, दिशा बनाना। पहला स्टेप क्या है भैया, दिशा बनाना। आओ, तो दिशा बनाएंगे एक एक करके। इससे पूछो कि तुम्हारे कारण इस बिंदु पर, ये एम बिंदु कह देते, एम क्यों कह दिया, ठीक मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है ना, कुछ भी नाम रखना है नाम रख दो, हमने एम रख दिया। तो इस आवेश से पूछो कि इस बिंदु पर तुम्हारे कारण फील्ड की दिशा क्या होगी। तो इसने कहा हम पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव, हमारे कारण जो फील्ड होगी वो दूर की तरफ होगी, दूर की तरफ। हम कहेंगे थैंक यू आवेश। अब हमने इससे पूछा इस माइनस क्यू आवेश से कि विद्युत क्षेत्र कहां होगा, तो ये आवेश बोलेगा हम नेगेटिव है, नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे तरफ होना चाहिए, हमारे तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भैया इसके तरफ हो गई, ई बी, बी पॉइंट के कारण। अब हम इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो ई नेट, देखो दो सदिश अगर समान दिशा में है तो वो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, याद रखना। अगर याद नहीं रख पा रहे हो तो लिख लेना कि अगर दो सदिश समान दिशा में है तो वो सीधे सीधे जोड़ दो, अगर दो सदिश विपरीत दिशा में है तो उनको घटा दो, परिणामी निकालने के लिए। तो यहां पर ई ए ई बी बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो दे विल एड अप एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ई ए प्लस ई बी। okay okay my dear friends, now it's time to find out the value of AV and EA। तो EA कैन बी रिटन एज, देखो मैंने आपको पहले ही बोला है कि एक हमें पता है एक आपको पता है, तो पहले मैं बता देता हूं जो मुझे पता है। तो देखो ए वाली तोतल दूरी कितनी थी, ये तोतल दूरी थी बेटा आर, ये तोतल दूरी आर है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, आधा। ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, आधा, आधा आधा, आर बाय टू, आर बाय टू। ठीक है, तो दोस्तों के आवेश कितना है क्यू, बीच की दूरी कितनी है, आर बाय टू का होल स्क्वायर, आर बाय टू का होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई ए का वैल्यू कितना हो गया, टू का स्क्वायर होगा फोर, तो फोर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ई बी की वैल्यू वादे के अनुसार एक हमें आती है और एक आपको आती है, मैंने अपने वाली लिख दी, आप अपनी वाली लिखो। अंकित पाठक पूछ रहे हैं सर आपकी सैलरी कितनी है। बेटा मेरी सैलरी सुन के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, 1 घंटे के 20 रुपए, 1 घंटे के 20 रुपए मिलते हैं मुझे पूरे। अगर 1 घंटे से 2-3 मिनट कम भी हो जाए, वैसे मैं 2-3 मिनट लेट हो गया तो भी एक भी रुपए नहीं कटता है, 1 घंटे के पूरे 20 रुपए मिलते हैं। कुछ सुपर गधे अभी भी ना माइनस लगा के लिख रहे हैं यार, इनको कैसे समझाएं, कैसे लिख समझाएं कि भैया कि आवेश का जब हम परिमाण लिखते हैं तो यहां पर माइनस नहीं लगाते हैं, सदिश राशियों में, सदिश राशियों में, कैसे समझाएं। इनको समझाने के लिए बेटा हमें शक्तियां अर्जित करनी होंगी, क्योंकि इन्होंने कसम खाई हुई है, कसम खाई है। आओ, तो ई नेट इज इक्वल टू कितना हो गया दोस्त,
ई नेट इज इक्वल टू कितना हो गया 4 k Q/r² प्लस 4 k Q/r²। तो ये ऐड करना आसान है, बराबर ही है, तो हमने कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया। 8 k Q/r², कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत ना है हमको। ये भैया, इज इट क्लियर? यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, एक लड़का लिख रहा है कि सर आपकी सैलरी 2 लाख रुपए है। बेटा इतने पैसे होते ही नहीं है, इतने पैसे होते ही नहीं है। कौन कहता है 2 लाख पैसे होते हैं क्या? कहीं नहीं होते हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। गरीब के मजे लेते रहते हो यार। समबाहु त्रिभुज के एक कोने पर रखे बिंदु आवेश के कारण दूसरे कोने पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ई है, तो समबाहु के केंद्र पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करें। अच्छा, हम आपको विभव भी बता देता है, पहले विभव भी पढ़ा देता है, तो सबको साथ साथ ज्ञात करते चलेगा। यहाँ पर विभव भी निकाल लेंगे फिर अपन, है ना। तो हम पीछे जा रहे हैं बेटा थोड़ा, है ना, इस सवाल उधर बना रहने दो। हम देखो फायदा क्या होगा, दो राशियां विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव हम दोनों पढ़ लेते हैं, और हर सवाल में देखो हमें जिसका विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है उसका विभव भी ज्ञात करना है, क्षेत्र ज्ञात करना है तो विभव भी ज्ञात करना है, दोनों ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो एक सवाल में दोनों चीजें निकालते चलेंगे। उससे दो चीजें, एक फायदा हमें क्या होगा, एक तो हम एक सवाल के दो सवाल बना लेंगे, पहला फायदा, सवाल डबल हो जाएंगे। दूसरा फायदा, जब हम दो चीजों को साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ सवाल में दो चीजें ज्ञात करेंगे, तो इनमें डिफरेंस क्या है वो भी पता चलता चलेगा कि अच्छा ये वाला फील्ड फील्ड ऐसे निकालते हैं, अच्छा ये वाला विभव विभव ऐसे निकालते हैं। तो एक सवाल में हमको दो दो चीजें मिल जाएंगी, और दोनों में क्लियर कट रिलेशन भी मिल जाएगा। वीडियो कॉल बेटा मैं उस दिन करूंगा जिस दिन नहा के आऊंगा। कैसी बातें करते हो यार। आज मैं नहा के नहीं आया बेटा, मैं खुद नाक बंद करके पढ़ा रहा हूं, इतनी स्मेल आ रही है। आ जाओ, कमेंट बंद करने पड़ेंगे। आओ, विद्युत विभव, और यहाँ पढ़ा दूं, जहाँ फील्ड बताया था उधर ही पढ़ा दूं क्या विभव? हाँ, इसके बाद ही पढ़ा देते। देखो इसलिए क्योंकि जिस जिस चीज का आपको फील्ड निकालना है, उस चीज का पोटेंशियल भी निकालना है, उसका विभव भी निकालना है, तो साथ साथ एक तीर से कितने निशाने, एक तीर से दो निशाने, विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव। इसको दुष्ट पापी अधर्मी अंग्रेजों की भाषा में कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सब बड़े शौकीन हुंदे बाल जय बाकेत जेल लगा के से दे मुरे ते बापू घूरे टॉमी दिया सटा एना के अरे मान। अच्छा देखो बेटा, विभव की परिभाषा, विभव की परिभाषा क्या होती है ना, विभव की परिभाषा क्या होती है, तो हम कहते हैं कि एकांक इकाई, एकांक इकाई आवेश को, आवेश को शून्य विभव बिंदु से, शून्य विभव बिंदु से, शून्य विभव बिंदु से किसी बिंदु तक
किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव होता है, उस बिंदु का विभव होता है। एक इकाई आवेश को, एकांक इकाई धन आवेश को बेटा, है ना, एकांक इकाई मैं पॉजिटिव लगा दूं, है ना, इसमें धन और लिख लेना, मैं यहां लगा देता हूं ऐसे, एकांक इकाई पॉजिटिव आवेश, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव आवेश को, एकांक इकाई पॉजिटिव आवेश को शून्य विभव बिंदु से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। ठीक है, अब एक दो चीजें ध्यान देना। सर इस शून्य विभव क्या होता है? देखो बेटा, हम किसी चीज का मापन करते हैं, जैसे विभव का हम मापन कर रहे हैं, तो किसी भी चीज का हम मापन करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं शून्य मानना होता है, कहीं ना कहीं शून्य मानना होता है, उसी से तो नापते। जैसे हम कहें मेरी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, मेरी लंबाई कितनी है भैया? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर कहां से, कहीं हमने शून्य माना होगा, तो शून्य से नापा है। ठीक है, तो अपन किसी भी चीज का मापन जब करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें शून्य मानना होता है। तो विभव का मापन कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं शून्य मानना होता है। जैसे स्थितिज ऊर्जा में जब अपन बात करते हैं तो कोई वस्तु जमीन पर होती है, जमीन पर स्थितिज ऊर्जा कितनी मानते हैं अपन? जमीन पर स्थितिज ऊर्जा बेटा कितनी मानते हैं? तो शून्य मान लेते हैं कि जमीन की स्थितिज ऊर्जा शून्य है। फिर किसी वस्तु को ऊपर लेके जाते हैं तो हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। h ऊंचाई ऊपर लेके गए तो स्थितिज ऊर्जा mgh हो गया, स्थितिज ऊर्जा mgh, बरोबर ऐसा। आओ, ठीक है, तो यस, किसी चीज का मापन करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं शून्य मानना होता है। हम यहां पर विभव का मापन कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं शून्य मान लेंगे कि शून्य विभव बिंदु से। अब शून्य विभव बिंदु कहां माना जाता है? शून्य विभव बिंदु कहां माना जाता है? तो हम कहते हैं कि सामान्यतः, है ना, अगला पॉइंट कि सामान्यतः अनंत को शून्य विभव बिंदु मानते हैं। मानते हैं सामान्यतः बेटा अनंत को, अनंत मतलब बहुत दूर को, हम क्या करते हैं? शून्य विभव बिंदु मानते हैं थियोरेटिकली। प्रैक्टिकल दुनिया में हम पृथ्वी को शून्य विभव बिंदु मान लेते हैं, है ना, प्रैक्टिकल दुनिया में कि हम यहाँ पृथ्वी पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो पृथ्वी का विभव कितना मान लेते हैं? शून्य। अपने घरों में जैसे वोल्टेज आता है ना, कितने वोल्ट पर आती है सप्लाई? 220 वोल्ट पर, 220 वोल्ट पर। तो वो 220 किसकी तुलना में? तो हमने कहा पृथ्वी का विभव जीरो माना, उसकी तुलना में जो घर में लाइट आ रही है उसका विभव 220 ज्यादा है, 220 जाता है। अपन बैटरी लेके आते हैं, सेल लेके आते हैं टार्च जलाने के लिए, घड़ी बड़ी में लगाने के लिए, तो उस पर लिखा होता है जैसे 5 वोल्ट लिखा है, तो 5 वोल्ट क्या है इसका बेटा? विभव। ठीक है, 5 वोल्ट क्या है बेटा? विभवांतर कह देते हैं, ठीक है, विभव का अंतर। तो एक सिरे का विभव शून्य, दूसरे का उससे 5 ज्यादा, है ना। बैटरी में 2 सिरे होते हैं, ऐसे 2 सिरे होते हैं, तो ये नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है। यहाँ का विभव 0 वोल्ट, तो दूसरे का कितना? 5 वोल्ट। इसको 0 माना है तब इसका विभव 5 वोल्ट है, मतलब इस पॉइंट से इसका विभव 5 ज्यादा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सामान्यतः हम अनंत को शून्य विभव बिंदु मानते हैं थ्योरी में, पढ़ाई लिखाई में, और प्रैक्टिकल दुनिया में हम अर्थ का विभव कितना मान लेते हैं? शून्य। किंतु
यह जरूरी नहीं है, यह जरूरी नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि हमेशा अनंत को ही शून्य विभव बिंदु माना जाए, शून्य विभव बिंदु माना जाए, बिंदु माना जाए, हमेशा अनंत को ही शून्य विभव बिंदु माना जाए, यह जरूरी नहीं है। ठीक है, हमें जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़े या हमारा मन करे, या हमारा मन करे तो हम शून्य विभव बिंदु बदल सकते हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन सामान्यतः अपने ऊपर डिपेंड करेगा, या फिर सवाल पर, सवाल में कह देंगे कि यहां पर शून्य विभव बिंदु मानो, तो फिर अपने पास चॉइस नहीं है, हमें वहीं शून्य विभव बिंदु मानना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सवाल में कुछ नहीं दिया गया तो हम स्वतंत्र हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम कहीं पर भी शून्य विभव बिंदु मान सकते हैं। किंतु सामान्यतः बेटा शून्य विभव बिंदु हम अनंत पर मानते हैं। कहां पर? अनंत पर। अब शून्य विभव बिंदु अगर हम बदल दें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो इस पॉइंट को भी डिस्कस कर देते हैं। आओ, शून्य विभव बिंदु, शून्य विभव बिंदु बदलने पर, आप चाहो तो इन चीजों को साथ साथ लिख सकते हैं, लेकिन समझना जरूरी है। ऐसा मत करना कि साथ साथ लिख रहे हो तो समझ नहीं रहे हो, लिखना जरूरी है। शून्य विभव बिंदु बदलने पर, शून्य विभव बिंदु बदलने पर हर बिंदु का विभव बदल जाता है, विभव बदल जाएगा, हर बिंदु का विभव बदल जाएगा। किंतु किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नहीं बदलेगा, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर चेंज नहीं होगा, विभवांतर नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा बेटा, इन चीजों को अच्छे से पढ़ना। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अध्याय है 12वीं के फिजिक्स की रीढ़ की हड्डी है, ये अध्याय आ गया तो बचे हुए अध्याय आपको आसान लगेंगे। और हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, पूरा कोशिश करेंगे भाई दिलो जान से, कि आपको किसी पॉइंट में कंफ्यूजन ना रहे। अब जैसे ये तो परिभाषा है, ये परिभाषा है, और इस शून्य विभव बिंदु के बारे में हमने कहा कि जरूर नहीं अनंत पर ही माना जाए, लेकिन सामान्यतः अनंत पर मानते हैं। अब किसी ने कहा कि अगर हम शून्य विभव बिंदु बदल दें तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या चीजें बदल जाएंगी? What will happen if we change zero potential point? तो let's see my dear dust friends, देखो अपने पास स्केल हो गए, पटरी, स्केल को हमारे यहाँ कहा जाता है पटरी। तो हमने कहा कि जैसे इसमें जीरो है ना, ऐसा होता ना, गिनती जीरो लिखा है 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक की गिनती आती है हमें, इसलिए मैंने 10 तक ही बनाई, 10 से ज्यादा गिनती नहीं आती, फिर हम 1 से शुरू कर देते हैं। तो हमने इसको कितना माना? 0। ये कितना है? 0। ये कितना है भैया? 0। तो अगर ये 0 है, ठीक है, इसको अपन ने 0 माना, ठीक है, तो हम यहां पर कोई दो पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट ले लिया हमने A और दूसरा पॉइंट ले लिया, चलो एक ही पॉइंट ले लेते हैं कोई,
यहां ले लेते हैं। मजा ना आयो, चलो ठीक है, 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ए ले लिया और एक पॉइंट बी ले लिया। तो हमने कहा अगर हम इसको 0 मानते हैं तो पॉइंट ए का रीडिंग कितना है, पॉइंट ए का रीडिंग कितना, तो हम कहेंगे 3, पॉइंट बी का रीडिंग कितना 8। समझना कि 0 विभव बिंदु बदलने से क्या होता है, वैसे हमने ग्रेविटेशन में बताया होगा आपको 11th क्लास में, अगर आप अर्जुना बैच में थे तो ये 0 है तो ए की रीडिंग कितनी है, ए की रीडिंग कितनी है 3 और बी की रीडिंग कितनी है 8 है। अब मान लो है ना, तो इनके बीच का अंतर अभी कितना है, ए और बी के बीच का अंतर कितना है बेटा 5, ए और बी के बीच का अंतर कितना है 5 सेंटीमीटर, है ना, ये मान लीजिए सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर स्केल है, तो ए और बी के बीच का अंतर कितना है 5 है, ठीक है 5 है। और इस पॉइंट को हमने कहा, इसको भी नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हमने कहा x और इस पॉइंट को कह दिया, इसको कह दिया बेटा y कह दिया। तो जब पॉइंट x पर, जब पॉइंट x पर 0 मान रहे हैं, 0 मान रहे हैं, तब रीडिंग किसकी ए की, मतलब ए की हम डिस्टेंस कहते हैं, रीडिंग कहते हैं, वट कितना है 3 है, 3 रीडिंग कितना, रीडिंग किसका बी का, रीडिंग भैया किसका बी का कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। डिफरेंस कितना है रीडिंग का, डिफरेंस ऑफ रीडिंग, डिफरेंस ऑफ रीडिंग कितना है, समझना देखो मैं बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूं, जैसे अपन छोटे बच्चे होते तब समझते हैं, जैसा अपन अभी भी छोटे बच्चे ही हैं। डिफरेंस कितना है 5। अब हम 0 बदल देते हैं, 0 बदल देते हैं, माना माना जब पॉइंट बाई को ऐसे, जब पॉइंट बाई को, पॉइंट बाई को 0 माना जाए, 0 माना जाए, जब पॉइंट बाई को 0 माना जाए तो क्या सीन होगा, तो जब हम पॉइंट बाई को 0 मान लेते हैं तो ध्यान देना ये क्या हो गया 0, पॉइंट बाई को हमने कितना मान लिया 0, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2, ए हो जाएगा 3, ए हो जाएगा 4, ए हो जाएगा 5, ए हो जाएगा 6, ए हो जाएगा 7, ए हो जाएगा 8। हम बाई को 0 मान रहे हैं ना बरखुरदार, ओ बरखुरदार, बरखुरदार हम बाई को 0 मान रहे हैं, तो 3 बन जाएगा 1, ये 2, ये 3, समझ गए, इसको 0 माना है तो 0 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, हाँ 3 नहीं आएगा, 0 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। अब देखो भाई रीडिंग किसका एक पॉइंट ए का, रीडिंग किसका पॉइंट ए का कितना हुई गवा, तो पॉइंट ए का रीडिंग हो गया अब 1 सेंटीमीटर। पॉइंट बी का रीडिंग कितना हो गया, रीडिंग इसका पॉइंट बी का कितना हो गया भैया, पॉइंट बी का रीडिंग हो गया 6 सेंटीमीटर। बट हम कहें डिफरेंस ऑफ रीडिंग, डिफरेंस ऑफ रीडिंग बताओ कितना है, कमेंट में है हिम्मत तो कमेंट बताओ। सर जी आप कौन से बुक से पढ़ाते हो, बेटा अंजलि, बेटा अंजलि जेई की पढ़ाई ना किसी बुक से नहीं होती है, किसी बुक से नहीं होती बेटा, है ना, मैं ही नहीं बेटा, जेई का कोई भी मास्टर है, जेई का नीट का, वो किसी किताब से नहीं पढ़ाता है, किसी किताब के से नहीं पढ़ाता है, उसके अंदर इधर 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 छोटा दिमाग होता है ना, छोटा दिमाग, इसमें ना कुछ ज्ञान बसा रहता, थोड़ी चिप लगी होती, चिप बेटा, है ना, जैसे नहीं मेमोरी कार्ड अपन मोबाइल में लगाते हैं, गाने बजने लगते हैं, तो जो जेई नीट के मास्टर होते हैं तो उनके यहाँ ना चिप, सब उनके यहाँ चिप लगी होती है छोटी सी, तो वो उस चिप से पढ़ाते हैं, और उस चिप में लगभग सभी किताबें होती हैं,
बुक से कैसे पढ़ा सकता है कोई? 5 सेंटीमीटर। तो आई होप थिंग्स विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखो एक 4 लिख रहा है, इसको घटाना नहीं आता पगले को। 6 माइनस 1 5 आता है घन चक्कर। ठीक है ऐसा। तो यहां पर डिफरेंस कैसे लिखा? 8 माइनस 3। घटाना ना आयो तुमको। डिफरेंस ऑफ रीडिंग कितना? 8 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है। यहां पर डिफरेंस ऑफ रीडिंग कितना कैसे लिखोगे? 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डन। अब थम्स अप थम्स डाउन हो जाए। तो जो मैंने पॉइंट लिखा देखो क्या हुआ, हमने 0 पहले एक्स पे माना है, तब ए का रीडिंग कितना है? 3, बी का रीडिंग है 8। जब हमने 0 बदल दिया तो पॉइंट ए का रीडिंग हो गया 1, पॉइंट बी का रीडिंग हो गया बेटा 6। ठीक है। बट डिफरेंस नहीं बदला। डिफरेंस बाद में भी 5 है, पहले भी 5 है। आप 0 पोटेंशियल पॉइंट बदल दो तो वही कहा बेटा अपन ने कि शून्य विभव बिंदु बदलने पर हर बिंदु का विभव बदल जाएगा, किंतु किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर इज नॉट गोइंग टू चेंज। किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर बदलने वाला नहीं है। ठीक है ऐसा। तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर होगी। ऐसा आई थिंक है ना। तो ये इसका फिजिक्स से कोई खास लेना देना नहीं है, ये उस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन था, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, है ना। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ समझने की जरूरत थी। वो इसलिए जरूरत पड़ी कि जो मैंने एक लाइन लिख दी थी ना कि शून्य विभव बिंदु बदलने पर किसी भी बिंदु का विभव बदल सकता है, किंतु 2 बिंदुओं का विभवांतर नहीं बदलता है। थम्स अप थम्स डाउन हो जाए। चलो अच्छा 5:30 बजे तक ही क्लास है क्या? मजा आ रहा है? तो बस मजे ही तो लेने हैं जीवन में। जीवन में अपन को क्या करने हैं? मजे लेते हैं। अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के मजे लेंगे। बाद में खेलने जाओगे, खेलने के मजे लेना। फिर पढ़ाई लिखाई सब कुछ कंप्लीट हो जाओ, फिर जिंदगी के मजे लेना। चलो अब देखो हम बात करते हैं किसका? कार्य का। तो देखो देखो जल्दी देख लो, यहाँ पर आवेश है कैपिटल क्यू, यहाँ पर आवेश है भैया कैपिटल क्यू। टेक 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 के दिल पर देसी हो गया, ओढ़नी ओढ़ के नाचूं ओढ़नी। यहाँ पर बेटा कोई पॉइंट है, हमने पॉइंट का नाम क्या दे दिया? क्यों अमित, क्या नाम दोगे पॉइंट का? चलो पी पॉइंट, पी नाम दे दो। पी पॉइंट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस कैपिटल आर फ्रॉम चार्ज। दिस इज इंफिनिटी। हियर वी हैव कंसिडर्ड जीरो पोटेंशियल पॉइंट। लेट हो रहे हैं भैया जल्दी से। यहां पर हमने क्या लिया हुआ है बेटा? जीरो पोटेंशियल पॉइंट लिया हुआ है ना। बस बेटा थोड़ा सा एक रिजल्ट लिखवा देते हैं, बस ये रिजल्ट मिल गया तो पोटेंशियल फिर खत्म। पोटेंशियल बहुत आसान होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तुलना में पोटेंशियल इज वेरी आसान, क्योंकि पोटेंशियल इज अदिश राशि एंड द अलजेब्रा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ईटीसी ऑफ अदिश राशिज आर वेरी वेरी सिंपल। ऐड करना आसान है, मतलब जोड़ना आसान है, घटाना आसान है, गुणा करना आसान है। किसको? अदिश राशियों को। चलो तो देखो बेटा, है ना, ध्यान देना। हम यहां से क्यू आवेश लिए, कितना आवेश लिए बेटा? क्यू आवेश को अपने कंधे पे रखा, कंधे पे, इधर जा रहे हैं। क्यू आवेश को हम लेके इधर जा रहे हैं, है ना।
बताओ हमें मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, बल लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, यस लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों मेहनत करनी पड़ेगी, क्यों मेहनत करनी पड़ेगी मास्टर आपको? अब इस अपने आप नहीं आ सकता है क्या? हमने कहा नहीं आ सकता, ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, इनमें प्रतिकर्षण हो रहा होगा, प्रतिकर्षण हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा बेटा? प्रतिकर्षण। अगर इनमें प्रतिकर्षण हो रहा है भैया तो इसको हमें खींच के लाना पड़ेगा, खींच के लाना पड़ेगा। जैसे जब बचपन में आप स्कूल जाते थे, ये आपका घर था घर, तो बचपन में जब आप छोटे थे तब स्कूल जाने का मन ही नहीं करता था तुम्हारा, तो घर वाले तुमको ऐसे पकड़ते थे तुम्हारी टाई कॉलर पकड़ते कि चलो स्कूल, चलो स्कूल, चलो स्कूल, खींच के ले जाना पड़ता था। क्यों? तुम्हें प्रतिकर्षण था, प्रतिकर्षण था, स्कूल से तुम दूर भागते थे बचपन में। फिर एक बालक कह रहा था कि सर पहले हमें बहुत स्कूल से डर लगता था, स्कूल से बहुत डर लगता था, फिर हमने स्कूल में एक महिला मित्र बना ली। अब हम सुबह इंतजार करते हैं कि कब स्कूल खुले। संडे को तो मुझे नींद ही नहीं आती, संडे को नींद ही नहीं आती है कि लो संडे आ गया, स्कूल बंद रहेगा, दिन कैसे कटेगा। पगलो, अब वो आज रोता है कि काश हमने पढ़ाई को अपना मित्र बनाया होता। तो मजा आता जिंदगी में, लेकिन वो भटक गया प्राणी। तो देखो, खैर ये सब टाइम पास है। ये हम आवेश लेके आ रहे हैं, क्यों? मान लीजिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इसका मान कितना हुआ है ना, हम आवेश को धीमे धीमे लेके आते हैं। आवेश को कैसे लेके आते हैं बेटा? धीमे धीमे। आवेश को बहुत धीमे धीमे लाते हैं, बहुत धीमे, धीमे धीमे या धीरे धीरे जो भी होता हो, बहुत धीमे धीमे लाते हैं, बहुत धीमे धीमे लाते हैं, ठीक है। तथा आवेश पर नेट बल, नेट बल कितना होता है? जीरो। नेट बल जीरो होता है। तो नेट बल जीरो कब होगा? कि जब एफ एक्सटर्नल बराबर हो किसके? एफ इलेक्ट्रिक के। एफ एक्सटर्नल किसके बराबर हो? एफ इलेक्ट्रिक के। और एफ एक्सटर्नल का वैल्यू कितना हो जाएगा? क्यू ई। क्योंकि पूरा ब्रह्मांड जानता है, पूरा ब्रह्मांड जानता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज पर कितना होता है? क्यू इंटू ई। कितना होता है बेटा? क्यू इंटू ई होता है, ठीक है। ऐसा। तो अब देखो हमें कार्य लिखना है, तो कार्य 11वीं क्लास का टॉपिक होता है। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं बता रहा हूं कि कार्य इज इक्वल टू, अपन ऐसे लिखते हैं, बल गुणा विस्थापन, है ना। तो छोटा सा कार्य डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हम लिखते हैं। बेटा ये रिजल्ट याद रखना, अभी 11th क्लास का पॉइंट है, हो सकता है आप भूल गए हो सकता है आप भूल गए हो। एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर, एफ डॉट डी आर, ठीक है। फिर हमें कुल कार्य निकालना होता तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को खा जाएगा। यहां लिमिट लगाते हैं इन्फिनिटी से लेके आर तक। हम कहां से लाना शुरू किए थे बेटा? इन्फिनिटी से। कहां लेके आ रहे हैं? इस पॉइंट पी पर, जिसकी दूरी कितनी है? आर। दूरी कितनी है बेटा? आर है। अब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं बेटा घटती हुई लिमिट पे। तो याद रखना बेटा कि जब भी हम घटती हुई लिमिट पे इंटीग्रेशन करते हैं तो एक माइनस साइन लग जाता है, याद रखना। जब भी हम घटती हुई लिमिट पर इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस साइन लग जाता है। जैसे हम कहें लिमिट 2 से लेके 5, तो माइनस साइन नहीं लगाना है। अगर हमें इसको बदलना है 5 से लेके 2, तो माइनस साइन लगा, घटती हुई लिमिट है, ठीक है। घटती हुई लिमिट है, इसलिए हम क्या कर देते हैं बेटा? माइनस साइन लगाते हैं। कभी भी हम कहें 100 से हम आ गए 90 पे, हमारे पहले 100 नंबर थे, अब रह गए 90, मतलब नंबर घट गए, है ना। तो एक माइनस साइन लगा दो, माइनस साइन लगा दो। बस बेटा 1 मिनट की बात है यार, तुम टाइम बता रहे हो कितना टाइम हो गया। हमको टाइम देखना आता है भाई, गरीब आदमी हूं तो क्या हुआ, टाइम देखना आता है, घर वालों ने सिखाया है टाइम कैसे देखते हैं। एफ एक्सटर्नल एफ इंटरनल बराबर है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? क्यू ई इंटू डी आर, इंटू डी आर। तो ये तो हमें क्या मिला है बेटा? वर्क। आधा मिनट और लगेगा बेटा,
ये हमें क्या मिला है, क्यू आवेश को लाने में किया गया कार्य। ये बेसिकली क्या मिला हमें, ये अनंत से क्यू आवेश को लाने में किया गया कार्य, अनंत से क्यू आवेश को लाने में किया गया कार्य। ओके, ठीक है मास्टर, ठीक है मास्टर, ठीक है। अब विभव बात कर रहे थे, हमें कार्य थोड़ी ना निकालना था, हमको क्या निकालना था, विभव। तो विभव क्या होता है, यदि आवेश Q बराबर कितना हो, +1 कूलाम, Q बराबर कितना हो, +1 कूलाम, तो किया गया कार्य ही किसके बराबर होता है, विभव के बराबर। सर ये क्या नया नया चीज उठा लाए हो बेटा, ध्यान से सुन लेना। आपका मन नहीं लग रहा होगा, मैं जानता हूं मन नहीं लग रहा होगा आपका, समय हो गया ना, लेकिन 1 मिनट तो दे सकते हो ना। देखो कैसे, परिभाषा क्या थी कि एकांक इकाई पॉजिटिव आवेश को, एकांक इकाई धन आवेश को शून्य विभव से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, शून्य विभव से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो शून्य विभव मतलब अनंत। तो जब हम आवेश कितना लेके आएंगे बेटा, एक आवेश कितना लेके आएंगे बेटा, 1 कूलाम, तो किया गया कार्य किसके बराबर होगा भैया, विभव के बराबर। और विभव को हमारे गांव में प्रदर्शित किया जाता है V से। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा विभव को हमारे गांव में, V से, कैपिटल V। तो अब क्या करना चाहिए मास्टर, तो हमने कहा कि इस समीकरण में, इस कार्य में, इस वाले रिजल्ट में हम Q की जगह कितना फुट कर देते हैं, 1। तो इसी रिजल्ट की बात कर रहे हैं, तो कार्य की जगह क्या लिख देंगे, V। W की जगह क्या लिख देंगे बेटा, V माइनस है ना, देखो छोटे अक्षरों में, तो V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल इन्फिनिटी से लेके R। Q की जगह कितना लिखना है बेटा, +1 लिखना है, तो लिख दिया भैया +1 कूलाम, और E.dr। तो V इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस इंटीग्रल इन्फिनिटी से R, ये गुणा होके E.dr। ये हमें बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट मिल गया है भाई साहब, ओ भाई साहब, ये हमें बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट मिल गया है। इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। फायदा क्या इस रिजल्ट का, फायदा ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर आपके पास, सुन रहे हो विनोद, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, तो उसको इंटीग्रेट करो, विभव मिल गया। ओहो मजेदार, स्वाद आ गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हमने कहा था ना कि इसका पॉइंट चार्ज का, गोले का, लाइन चार्ज का, सीट का, प्लेट का, सबका हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो विभव भी मिल गया। सर कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड को उठा के यहां रखा, इंटीग्रेशन किया, विभव मिल गया, खत्म बात। अब देखो बेटा, ये थोड़ा सा ना यहाँ पर 11th क्लास का कॉन्सेप्ट था, यहां से लेके यहाँ तक, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो याद रख लो। वैसे बड़ा आसान चीज होता है कि छोटा सा कार्य इक्वल टू बल इंटू छोटा सा विस्थापन। बल की जगह क्यू ही लिखा है बस, अब क्यू की जगह 1 लिख दोगे तो कार्य क्या हो जाता है, विभव हो जाता है। कार्य ही क्या हो जाता है बेटा, विभव हो जाता है। अब मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा, सच्ची, तो मन लगा के थम्स अप थम्स डाउन खेल जाओ भाई। कितने लोग मजे ले रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन रह जाएगा, कोई बात होगी बेटा, मैं और आपको नेक्स्ट टर्न पर बता दूंगा। हमको बताना कि मास्टर ये वाला कंफ्यूजन है, हम नेक्स्ट टर्न पर बताएगा। बहारो फूल बरसाओ, हे प्रभु, वो सवाल कहाँ चला गया यार, यार तो मैंने त्रिभुज वाला सवाल कराया था, वो कहाँ चला गया, गायब ही हो गया। चलो कल फिर करवा देंगे, कोई बात नहीं है।
कल फिर करवा दूंगा वैसे ही सवाल, डरते हैं क्या? है तो ये रहा ना त्रिभुज वाला सवाल। गुड 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 गुड। बेटा ये 2-4% बच्चों को अगर डाउट है भी इसमें तो एक बार और देख लेना वीडियो, फिर भी डाउट रहे तो नेक्स्ट टर्न पर हमको बता देना। बेटा जो होमवर्क थे वो आज फिर से हम वही होमवर्क दे रहे हैं आपको, वही होमवर्क दे रहे हैं, फिर से करके आना, ट्राई करना फिर से। दूसरी चीज आपको 3 डीपीपी शायद नहीं 4 डीपीपी मिल चुकी हैं, 4 डीपीपी आपको मिल चुकी हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इस चैप्टर की। आप अब उनको कर लेना, अब आप उनको कर लेना सॉल्व, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मन लगा के दिल लगा के। होमवर्क बेटा फिर ट्राई करना, होमवर्क मेरे पास है, हम डिस्कस कर देंगे किसी भी दिन, है ना। वो स्लाइड हमने हटाई नहीं है, स्लाइड्स हैं वो वाली। तो आज के लिए इतना ही, मन लगा के दिल लगा के, मन लगा के दिल लगा के और दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहना। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।